नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पेशेवर ढांचा बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस टॉपिक से पूछे जाने वाला कोई भी क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में 100% लिख के आएंगे, ये मेरा आपसे दावा है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस टॉपिक में यानी इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक थे। तो दोस्तों, 1 से लेकर 5-6 तक मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको छठा टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसमें हम पेशेवर ढांचे को समझेंगे और अगला वीडियो मेरा आएगा आधारिक संरचना पर। तो आज का वीडियो भी बिल्कुल ना मिस करें और अगला वीडियो भी बिल्कुल ना मिस करें। और इससे पहले कि अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक समझा दूं कि आखिर पेशा क्या होता है। देखिए, जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि पेशा क्या होता है, तब तक आप पेशेवर ढांचे को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल, पेशे का मतलब होता है जिससे एक व्यक्ति अपनी जीविका प्राप्त करता है, जिससे एक व्यक्ति अपनी जीविका प्राप्त करता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं क्या हूं, एक अध्यापक हूं, एक ट्यूशन वाला हूं, या एक मैं यूट्यूबर हूं। तो मुझे जो पैसा मिलता है किससे मिलता है? ट्यूशन पढ़ाने से मिलता है, यूट्यूब वीडियो बनाने से बनता है, या फिर स्कूल में पढ़ाने से। तो मेरा काम है अध्यापक का। तो अध्यापक मेरा क्या हो गया? एक तरीके का पेशा हो गया। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जिससे एक व्यक्ति अपने परिवार को चलाने के लिए पैसा प्राप्त करता है, यानी जीविका प्राप्त करता है, वो उसका पेशा कहलाता है। क्या कहलाता है? पेशा, प्रोफेशन कहलाता है दोस्तों। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हमें ये समझना है कि पेशेवर ढांचे का मतलब क्या है। यानी जब 1947 में भारत को आजादी मिली, उससे पहले और उस समय तक जो भारतीय जनता थी, वो अपनी जीविका प्राप्त करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इसमें कितनी परसेंट यानी 100% अगर भारतीय जनता है तो कितने परसेंट प्राथमिक क्षेत्र में काम करते थे, कितने द्वितीयक क्षेत्र में काम करते थे और कितने तृतीयक क्षेत्र में काम करते थे। इस चीज को आज मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और इस पेशेवर ढांचे के हिसाब से मैं तुलना भी करके दिखाऊंगा दूसरे देशों के साथ, और इससे मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी और एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, जो हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और ढंग से इसको समझते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, जिसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र पूरी तरीके से प्रकृति यानी प्रकृति पर ही निर्भर करता है दोस्तों। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र की अगर कुल आबादी की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 72.7%, 72.7%, 100 लोगों में से 72 लोग कृषि या कृषि से संबंधित कार्यों में ही लगे हुए थे। तो इससे ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। क्योंकि दोस्तों, ना तो प्राथमिक पे ज्यादा निर्भर होना चाहिए, ना द्वितीयक ना तृतीयक, तीनों पर संतुलन होना चाहिए। मतलब समझ लो, किसी एक क्षेत्र पर बहुत ज्यादा निर्भर होना, ये कहलाता है आर्थिक पिछड़ापन। क्या कहलाता है? आर्थिक पिछड़ापन कहलाता है। तो अगर हम एक एक को देखें, कृषि में जो लोग लगे हुए थे वो कितने थे? 50%। 100 में से 50 लोग तो केवल कृषि करते थे। कृषि श्रम लगभग 20% के करीब आप लगा लीजिए, 19.7, लगभग 20%, तो 70 तो यही हो गया। कृषि करने वाले थे 50%, कृषि के ऊपर काम करने वाले, कृषि श्रम का मतलब है कृषि के लिए जो भूमिहीन किसान थे, जो दूसरों की खेती करते थे, दूसरों के लिए फसल उगाते थे या काम करते थे, जिसे हम कृषि श्रम कहते हैं दोस्तों, वो थे 19.7। तीसरे नंबर की बात करें, वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, बागान, इन सब की बात करें तो 2.4% लोग इससे जुड़े हुए थे दोस्तों। खनन, ये खनन बहुत सारे विद्यार्थी ये नहीं जानते कि खनन क्या होता है। देखिए, खनन का मतलब होता है कि जब हम जो
तांबा होता है, लोहा होता है, ये जितने भी हमारे धातुएं होती हैं, ये हमें कहां से मिलती हैं दोस्तों? धरती से मिलती है। अब धरती माता नीचे से तो फेंकती नहीं है कि पकड़ भाई तांबा, पकड़ भाई सोना, ऐसा तो है नहीं। हम क्या करते हैं, धरती की जो भूपट्टी होती है उसमें से इसे खोद कर निकालते हैं, बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं तो और निकलता है, आपने साइंस में पढ़ा हो तो, और अयस्क जिसे कहते हैं, उससे फिर हम मेटल को निकालते हैं, यानी धातुओं को निकालते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों? खनन कहते हैं, खनन। और कितने लोग जुड़े हुए थे इससे? 0.6%। कितने दोस्त? 0.6% लोग इससे जुड़े हुए थे। अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे के पूरे कृषि मतलब पूरे प्राथमिक क्षेत्र की, तो 72.7% जो लोग थे वो केवल प्राथमिक क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे, जो कि हमारा कृषि क्षेत्र भी कहलाता है। और ये जो प्राथमिक क्षेत्र है एक तरीके से हमें कच्चा माल प्रोवाइड कराता है दोस्तों, कच्चा माल, याद रखना। अब द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? देखिए, द्वितीयक क्षेत्र का मतलब होता है यार, आप ये समझिए कि ये जो कपास है, ये जो टी शर्ट मैंने पहन रखी है, इसकी पैदावार कहां हुई? खेत में हुई, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में था। फिर जैसे इस कपास से टी शर्ट बना दी गई फैक्ट्री में, तो ये जब टी शर्ट का रूप ले लिया तो ये क्या बन गया? द्वितीयक क्षेत्र बन गया। ये क्या बन गया दोस्तों? द्वितीयक क्षेत्र बन गया। मैं माफी चाहता हूं इसके लिए। तो देखिए, द्वितीयक क्षेत्र बन गया। तो ये जो द्वितीयक क्षेत्र है ना, आप ये जो समझ रहे हो, ये जो द्वितीयक क्षेत्र है, इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। और मूल्य में वृद्धि कब होगी? जब उसकी उपयोगिता में वृद्धि होगी। आप कपास से आपने क्या बना दी? कपड़ा बना दिया। तो कपड़ा क्या है? ज्यादा उपयोगी है कपास की तुलना में। जब उपयोगी ज्यादा है तो उसका मूल्य भी क्या है दोस्तों? ज्यादा है। तो दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र आपको समझ में आ गया। इसमें वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण होता है, और वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण इस क्षेत्र में होता है। और इस क्षेत्र का पूरी तरीके से सत्यानाश कर दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है। अब देखिए, छोटे और बड़े पैमाने के जो उद्योग थे केवल कितने थे? 9 थे। कितने थे? 9। और जो भवन निर्माण था, जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, यानी भवन जो बनते थे, आवास जिसे आप कहते हो, रियल एस्टेट जिसे आप कहते हो, वो केवल 1.1 था दोस्तों, 1.1 था। ओवरऑल देखें तो द्वितीयक क्षेत्र का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, केवल कितना था? 10% था। जबकि हमारा कृषि क्षेत्र का कितना था दोस्तों? 72.7, यानी लगभग इसी पे हमारा पूरा का पूरा देश की जो जनता थी कृषि से ही रिलेटेड कार्यों में ही निर्भर थी, जिस वजह से उसे पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं, गतिहीन अर्थव्यवस्था कहते हैं। यही रीजन था। अगर आप बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कह सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को दोस्तों हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल। मान लीजिए ये जो पेन है मेरे हाथ में, इसका जो रॉ मटेरियल मिला हमें कहां से मिला? प्राथमिक क्षेत्र से मिला। ठीक है, हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिला। बट इसको बनाने के लिए जो मजदूर चाहिए थे ना दोस्तों, वो कहां से मिले? हमें तृतीयक क्षेत्र से मिला। तो तृतीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र जब दोनों इंक्लूड होते हैं तृतीयक क्षेत्र में, तब किसी वस्तु या सेवा का निर्माण होता है। और इन तीनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी देश किसी एक क्षेत्र पे तो बहुत ज्यादा निर्भर है और अगले दोनों क्षेत्र पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, बहुत कम उसका कंट्रीब्यूशन है, तो उसे एक विकासशील देश कहा जाएगा। और जितने भी देश दोस्तों आज की डेट में अमीर देश हैं, उन सब के द्वितीयक क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम है। याद रखना, जो भी विकसित देश होगा उसका द्वितीयक क्षेत्र बहुत मजबूत होगा, और जो भी देश गरीब होगा उसका प्राथमिक क्षेत्र पर ज्यादा निर्भरता होगी। आप किसी भी देश को उठा के देख लीजिए। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत हो गया। व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य में जो लोग नौकरियां करते थे वो करते थे कितने? 0.2, कितने? 5.2। और दोस्तों यातायात या संग्रह से रिलेटेड कितने थे? मात्र 1.4।
और अन्य सेवाओं से जुड़े थे 10.6 लोग, यानी ओवरऑल 17.2% लोग ही द्वितीयक क्षेत्र में आते थे। इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये थी हमारी रूपरेखा जब जब ब्रिटिश शासन काल हमारे देश में चल रहा था, तब भारतीय जनता अपनी जीविका कमाने के लिए कैसे तीनों क्षेत्र में बटी हुई थी। अब इस तालिका से क्या निष्कर्ष निकलते हैं, इस चीज को मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं उपरोक्त तालिका से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। सबसे पहला कि कृषि मुख्य व्यवसाय था। कृषि क्या था? मुख्य व्यवसाय था। 50% लोग और 20% लोग कृषि श्रम पे ही निर्भर थे। लगभग 70% लोग केवल कृषि की आर्थिक क्रिया से जुड़े हुए थे, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन और गतिहीनता की निशानी थी। क्योंकि जितने भी देश हैं जो कृषि पर निर्भर है, वो देश हमेशा क्या रहते हैं? गरीब रहते हैं। क्यों गरीब रहते हैं? रीजन है क्योंकि कृषि निर्भर करती है प्रकृति पर, यानी वर्षा पे, और वर्षा कब होगी कब नहीं होगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए दोस्तों, जितने भी विकसित देश हैं, सारे के सारे विकसित देश कृषि बहुत कम करते हैं, उद्योग बहुत ज्यादा करते हैं। ये बात आप समझिए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं कृषि वाले पहले पॉइंट से, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग 72.7% जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी, प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जबकि विश्व के विकसित देशों में जनसंख्या का बहुत कम प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, मैं बात करूं फ्रांस की, अमेरिका की, स्पेन की, इन किसी भी देश को उठा के देख लो, यूरोप के देशों को देख लो, या अमेरिका महाद्वीप के देशों को देख लो, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देशों को देख लो, वहां की जो जनसंख्या है वो बहुत कम कृषि करते हैं दोस्तों, बहुत कम कृषि, जबकि उद्योग बहुत ज्यादा करते हैं। तभी वो विकसित हैं। विकसित मतलब विकास हो गया है उनका, विकसित, डेवलप्ड है, अमीर देश है। और जो देश आज भी कृषि पर निर्भर है ना, वो विकासशील देश है, यानी गरीब देश है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उदाहरण के लिए मैंने यहां पे रखा कि जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो कुल जनसंख्या है उसका केवल 2% ही कृषि पर निर्भर है, और अमेरिका की जो जनसंख्या है उसका भी केवल 2%, यानी 100 लोगों में से केवल 2 लोग कृषि पर निर्भर है, जबकि भारत में 72 लोग निर्भर है। तो इससे आप देख सकते हो कि भारत कितना पिछड़ा हुआ था, कितनी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी हमारी। जापान का केवल 12% लोग, जबकि जर्मनी में केवल 4% लोग ही कृषि पर आश्रित थे। तभी दोस्तों आज ये विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था भारत से बहुत आगे है। मेरी बात समझ सकते हैं आप ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, और भारत एक विकासशील देश था दोस्तों, यानी एक गरीब देश था। नेक्स्ट पॉइंट लें, उद्योगों का कम विकास। भारत की जितनी भी जनसंख्या थी मेरे दोस्तों, सारी की सारी निर्भर किस पे थी? आप जानते हैं कृषि पर। जो उद्योग धंधे थे वो बहुत कम थे, ना के बराबर थे, और जो थे हस्तशिल्प उद्योग थे उसका पतन दोस्तों आप जानते हैं अंग्रेजों ने कर ही दिया था, बहुत अच्छी नीतियां बना बना के। तो यानी जो उद्योग थे ना उनका बहुत कम विकास हुआ था, बहुत ही कम विकास हुआ था, यानी उद्योग धंधे ना के बराबर थे। सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या का केवल 9% निर्माण क्षेत्र में लगा था। निर्माण क्षेत्र बोले या विनिर्माण क्षेत्र बोले, उसका मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा सेवाएं बनती हैं, जैसे ये पेन, जैसे ये टी शर्ट, और आप ये जैसे ये जो टाइल है ये भी कहां बनी है? फैक्ट्रियों में बनी है। तो वो कहां है? वो विनिर्माण क्षेत्र है। और दोस्तों विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन बहुत कम होता था उस समय जब भारत में ब्रिटिश शासन का दौर चल रहा था, क्योंकि ब्रिटेन से ही बनके सारी वस्तुएं आ जाती थी। मेरी बात को आप समझिए। नेक्स्ट, जबकि अमेरिका में 32%, आप देखिए अमेरिका में 32%
जो वहां की जनसंख्या है वो उद्योग धंधों से जुड़ी हुई है। इंग्लैंड की 42%, जापान में 39% उद्योगिक क्षेत्र में। तभी तो दोस्तों ये विकसित देश है। मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाया, जो देश जितना कृषि पर निर्भर होगा वो उतना ही गरीब होगा, और जो देश जितना औद्योगिक क्षेत्र में विकास कर चुका होगा वो उतना ही विकसित देश होगा, वो उतना ही अमीर देश होगा। दोस्तों अब आता है असंतुलित विकास। असंतुलित विकास मतलब क्या? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र पे तो सारे के सारे हमारे देश के वासी निर्भर करते थे, जबकि द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र लगभग ना के बराबर ही थे। यानी 72% अगर आप हटाते तो आप मान लो रॉन्ग फिगर में लेते हैं, 70% हटा 30%, दोनों प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र यानी विनिर्माण क्षेत्रों या सेवा क्षेत्रों, इन दोनों का मिलाकर कंट्रीब्यूशन केवल 30% के आसपास था, उससे भी कम, जो कि असंतुलन को व्यक्त कर रहा था। दोस्तों कोई भी देश विकसित देश तभी माना जाएगा जब तीनों क्षेत्र में उसका एक संतुलित विकास हो। तो ये दोस्तों एक पेशेवर ढांचा था भारत का। जब भारत में ब्रिटिश शासन काल चल रहा था तो यहां देखिए द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का बहुत कम विकास हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।